नमस्कार दोस्तों आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा पहला और दूसरा सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। अब हम देखने जा रहे हैं उसी का दूसरा पार्ट जो प्रिलिमिनरी में ही आता है बट सेक्शन नंबर 3 से 7 तक चलता है। तो सेक्शन नंबर 3 से 7 के लिए चलिए देखते हैं क्या है हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948। सेक्शन नंबर 3 है दोस्तों रेफरेंसेस टू टाइम ऑफ डे, यानी यहाँ पर आपको प्लस 530 आवर्स जो कि जीएमटी का है इंडिया के लिए वही लेना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए या कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्रीज के लिए इसको चेंज भी कर सकती है और उसको अलग से रिटर्न में दे सकती है। तो यहाँ पर वो चेंज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल है, अदरवाइज हमको प्लस 530 आवर्स ही लेना है। दोस्तों सेक्शन 4 है पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी इन अ सिंगल फैक्ट्री। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज जब ऑक्यूपायर डायरेक्ट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग देते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, तब अगर उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको मिला करके भी एक फैक्ट्री में कंबाइंड करके भी लाइसेंस दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ उनकी फैक्ट्रीज हैं जिसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं, उनको मिला करके भी एक सिंगल फैक्ट्री के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो ये पावर है और स्टेट गवर्नमेंट इस पावर का यूज भी कर सकती है और वो इस तरह के चेंजेस को भी करके लाइसेंस में दे सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 5 पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। जैसा कि हम जानते हैं पब्लिक इमरजेंसी के दौरान सभी फैक्ट्रीज को क्लोजर नोटिस चला जाता है और उनको तुरंत प्रभाव से उसको बंद करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक एग्जम्पशन लेकर के कुछ फैक्ट्रीज को दे सकती है और उसको 3 महीने तक के लिए चालू रखने के लिए रिटर्न में स्टेटमेंट दे सकती है ताकि वह चालू रखी जा सके। लेकिन इसमें सेक्शन 67 जो कि चाइल्ड लेबर के लिए है उसके ऊपर ये एग्जम्पशन नहीं दिया जा सकता है। तो ये पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी सेक्शन नंबर 5 है। तो दोस्तों अब आता है सेक्शन 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही फैक्ट्री बननी चालू होती है, यानी इसमें अप्रूवल आएगा, लाइसेंसिंग आएगा और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री आएगा। तो कोई भी राज्य सरकार यह नियम बना सकती है जिसके तहत कारखाने की योजना, उसका निर्माण, विस्तार, पंजीकरण और लाइसेंस के लिए राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक से आपको मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए योजनाएं और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करना होगा और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि उसे कौन प्रमाणित करेगा, यानी कौन आपको उसको अप्रूवल देगा। लाइसेंस तभी दिया जाता है या नवीनीकरण तब होगा जब यह सही जानकारी दी जाएगी। यदि 3 महीने में कोई आदेश नहीं आता है, आपने जब अनुमति मांगी है उससे, तो यह माना जाता है कि वह आदेश ओके है और आप उसको फाइनल मान सकते हैं। अगर राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने की अनुमति देने से मना करते हैं तो आवेदक 30 दिन के भीतर केंद्रीय सरकार से अपील भी कर सकता है और अगर 3 महीने में उनकी तरफ से कुछ नहीं आता है तो यह माना जाता है कि उन्होंने लाइसेंस का अप्रूवल दे दिया है। यदि किसी कारखाने में केवल संयंत्र या मशीनरी का प्रतिस्थापन या जोड़ करना हो तो जो काम करने की जगह को कम ना करे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए तो इसे विस्तार नहीं माना जाता है। यानी अगर आपने कोई ऐसी चीज लगाई है जिसकी वजह से पर्यावरण भी खराब नहीं हो रहा है और काम करने की जगह भी कम नहीं हो रही है तो उसे विस्तार के रूप में नहीं माना जाता है और आपको दोबारा लाइसेंस या अप्रूवल के लिए नहीं जाना होता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन पे, यानी सेक्शन नंबर 7 विच इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। जब भी कोई व्यक्ति किसी परिसर को कारखाने के रूप में उपयोग करना शुरू करता है तो उसे कम से कम 15 दिन पहले मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना देनी होती है और इसमें यह सब जानकारी भी डालनी होती है कि कारखाने का नाम और पता क्या है, कारखाने का मालिक का नाम और पता क्या है, कारखाने के परिसर के मालिक का नाम, कारखाने से संबंधित भ्रष्टाचार का पता क्या होगा, कहां पर उसके लिए पोस्ट या जानकारी आएगी, जो भी आप विनिर्माण या इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं पिछले 12 महीने में क्या काम हुआ है और अगले 12 महीने में क्या काम होगा और कारखाने में लगे कुल कितने मदद शक्ति संयंत्र हैं, यानी आपका जो हॉर्स पावर है वो कितना है वो बताना होता है। कारखाने के प्रबंधक का नाम बताना होता है, कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बतानी होती है, पिछले 12 महीनों में औसतन कितने लोगों ने काम किया है वह बताया जाता है और भी बहुत सारी जानकारी इसमें मांगी जाती है। तो दोस्तों जो कारखाने पहली बार इस कानून के तहत आते हैं उन्हें कानून की शुरुआत से 30 दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक को यह सारी जानकारी देनी होती है। अगर कोई कारखाना साल में 180 दिन से कम चलता है तो उसे फिर से काम शुरू करने से पहले 30 दिन पहले मुख्य निरीक्षक को लिखित में सूचना देनी होती है और अगर कारखाने का नया प्रबंधक नियुक्त किया जाता है तो उसे कार्यभार संभालने के 7 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को सूचना देनी होगी।
अगर कारखाने का कोई प्रबंधक नहीं है तो उस दौरान जो व्यक्ति काम संभालेगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो उसका जो मालिक होगा उसी को कारखाने का प्रबंधक माना जाएगा और उसे ये सारी चीजें वहां पर डिटेल में बतानी होंगी। तो दोस्तों ये थे सेक्शन नंबर 3 से लेकर के 7 तक। होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान भाषा में फैक्ट्री एक्ट को लेकर के आए हैं और हमारा टारगेट रहेगा कि आपको 4-5 मिनट से ज़्यादा इन सेक्शंस को एक साथ पढ़ने में ना लगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।